देखो, बायोट-सेवर्ट्स लॉ को तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। हाँ, अच्छा, एक जैद का क्वेश्चन है कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ऐसा क्यों? शायद दोनों काम होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती भी है और मैग्नेटिक फील्ड कम भी होती है, दोनों काम होते हैं। डिपेंड करता है आपने मीडियम कौन सा लिया होगा। अगर आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन पैरा और फेरो है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। दोनों काम होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। भाई जैद के क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। जैद कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, किसी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है, किसी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज और इंक्रीज करने का रीजन सिर्फ इतना है कि अगर आपने मान लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, ये कॉइल ली, कुछ करंट पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट की वजह से। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर मान लो कुछ मीडियम है पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटाइज्ड होगा एग्जैक्टली फील्ड की डायरेक्शन। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में तो नेट फील्ड बढ़ जाएगी। फेरोमैग्नेटिक लोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड मीडियम की वजह से, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डायामैग्नेटिक लोगे तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो इंक्रीज होने की जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। और ये रीजन है मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैट में फील्ड डिक्रीज होने का रीजन था पोलराइजेशन। सिस्टम आपका पोलराइज होता है, पोलराइज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। जैसे ही आप कोई मीडियम डालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती थी पोलराइजेशन की। यहाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम होगा, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी। ठीक है जैद, और कोई डिस्कशन इस पर? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जुहैब पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या टाइम का फंक्शन होता है? देखो, जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन का भी फंक्शन होता है। हम अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। और ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना शुरू करे। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करने लगी, दिस इज वेरी स्पेशल फील्ड। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करना शुरू कर दे तो ये फील्ड बहुत स्पेशल है। ये स्पेशल फील्ड एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो टाइम डिपेंडेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देती है। जुएब, इसको जरा बचा के रखो, इसे 6 चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, यस, मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पर भी डिपेंड करती है, टाइम पर भी डिपेंड। टाइम वाली थोड़ी सी रेयर फील्ड है, ये टाइम वाली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू करती है। ऐसे सिस्टम्स की वजह से ना लाइट वेव्स प्रोड्यूस होती है। लाइट होने का एक रीजन टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पोलैरिटी की वजह से होता है। नहीं अमान, पोलैरिटी की वजह से नहीं होता, सोर्स की वजह से होता है, ऑसिलेटिंग सोर्स की वजह से होता है। नहीं, मोटर्स में नहीं होता, मोटर्स में नहीं होता। ये आपके मोबाइल फोन में होती है जहां पर वेव जनरेट। अमान, पोलैरिटी की वजह से नहीं होता, ये मोटर्स में नहीं होती, ये मोबाइल फोन्स में यूजुअली होती है जहां आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत है। बहरहाल ये डिस्कशंस हम करेंगे 6 चैप्टर में और 8 चैप्टर। हाँ, ये वेरिएशन तो चलता रहता है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, वेरिएशन चलता रहता है फील्ड्स। ये वेरिएशन फील्ड्स में चलता रहता है। अमान कह रहा है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, कल किया था ना हमने सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक सोर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी थी। अमान कह रहा है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर साल 5% से चेंज हो रही है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन और टाइम के साथ साथ चेंज होती है। एप्लीकेशन ऑफ, हाँ हाँ,
बायर्ड-सेविट्स लॉ। सो बायर्ड-सेविट्स लॉ की कई एप्लीकेशंस हैं आपके सिलेबस में, मैं लिस्ट नहीं कर रहा। अब से जो मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का वो एप्लीकेशन ऑफ बायर्ड-सेविट्स लॉ, कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बायर्ड-सेविट्स लॉ से। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। सो अगर आपको एक स्ट्रेट वायर दी हुई है, यूजिंग बायर्ड-सेविट्स लॉ आप इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्ट्रेट वायर से कुछ करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज आई। इस स्ट्रेट वायर से कुछ आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए। अच्छा, इसे मैं आर न लिखकर इसे मैं ए लिख रहा हूँ, रीजन अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ जब हम आर लेते हैं ना तो आर पोजीशन वेक्टर होता है, जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ओरिजिन इज डी। बट यहाँ जो ए है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between wire and point. सो करंट एनिंग वायर और जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज। ठीक है जाहिद, मैं करवा दूंगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर और पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। सो ये जो ए है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर है और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं पी। मैग्नेटिक फील्ड at point P due to straight wire. So straight wire की वजह से P point पर जो magnetic field होगी, that magnetic field is mu naught I by 2R. Sorry. So it's mu naught by 4 pi. It's I by A sine phi 1 plus sine phi 2. सो देखिए जरा ये phi 1 और phi 2 कैसे आएगा। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये जो एंगल है दिस एंगल इज phi 1, ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज phi 2। इस पॉइंट को A कहा हुआ है और इस पॉइंट को B कहा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट की। अब ये जो रिजल्ट है इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आपको डिराइव नहीं करना ये रिजल्ट, सिर्फ यूज करना। ज्यादातर बुक्स में इसकी डेरिवेशन दी हुई है, इवन एसएल ने भी इसकी डेरिवेशन दी है, लेकिन ये सीबीएसई आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसकी डेरिवेशन की फिक्र मत कीजिए। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहा था तब मैंने इस तरह की चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था आपको, सिर्फ इसलिए कि आप मेथड सीख जाओ। मुझे इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि जो चीज़ें नहीं भी आती हैं वो भी मैं करा रहा होता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप मेथड सीख जाओ। मेथड आता है आपको कि स्मॉल एलिमेंट लेना है, फील्ड निकालनी है, पूरे पर इंटीग्रेट करना है। सो इसकी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा। इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब आपको फील्ड का डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे।
आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। हाँ खदीजा बिल्कुल सही आंसर है। डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है करंट की डायरेक्शन, करंट ऊपर है, ऊपर रख दीजिए और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड्स जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज इनवर्ड। वही जो मेथड मैंने आपको कल सिखाया था उसी मेथड को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ सनाउल अभी आता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, सारे केसेस करेंगे जितने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में करे थे सारे केसेस करेंगे। सो दोबारा देख लीजिए, डायरेक्शन के लिए करंट अपवर्ड्स जा रहा है, अपवर्ड्स आपने रख दी फिंगर, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स है, सो दैट मींस योर मैग्नेटिक फील्ड इज। मैं मेजर क्लॉकवाइज किया नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से ये लिया। ये ना एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं ले रहे बजाज, दोनों एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन जो होगा वो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन। अब राइट डायरेक्शन के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, एक चीज और सिखाई थी मैंने, को ऐसे होल्ड कर लो कि थंब तुम्हारा करंट की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर का कर्वेचर होगा, जैसे फिंगर कर्ल हो ऐसे जा रही है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसको हम ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं, हमेशा ऐसे ही करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल किया, थंब इनवर्स हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट डायरेक्शन इज इनवर्स। अब इसी के अंदर कई केसेस आते हैं, केस वन आता है लॉन्ग वायर। वो सिर्फ लॉन्ग वायर लिखेगा और लॉन्ग वायर से आपको ये समझ जाना है that this wire long wire means infinitely long wire। अगर कहीं लिखा है long wire simply means infinitely long wire। अगर वायर infinitely long है, अमान सर क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अमान क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल्स दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं है क्या कि दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो कुछ याद है, इनफाइनाइटली लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिखाया था, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 और φ2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे φ1 φ2 बढ़ता चला जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री होगा। देखिए अब से मैं काफी चीजें रिपीट करूंगा जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में सिखाया था। अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैट नहीं करा है अब तक, कुछ बच्चों से कहा है मैंने नया ज्वाइन करने के लिए, तो आप ये फैक्ट्स देखते रहिए, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट में टॉपिक्स करोगे तो वहां कवर हो जाएगा कि अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री। सो बी आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I बाय A sin 90 प्लस साइन, म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A sin 90 is 1 और 1, B आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A इंटू 2, कैंसिल कर दो तो B आ गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई। सो अगर वो आपसे कहता है लॉन्ग वायर, इनफैक्ट एनसीईआरटी में ना फाइनाइट वायर है ही नहीं, एनसीईआरटी में हमेशा लॉन्ग वायर दी हुई, हर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, हर डेरिवेशन एनसीईआरटी की लॉन्ग वायर के ऊपर, लॉन्ग वायर मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये एक्सप्रेशन यूज करोगे तो जो बी होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जैसे जैसे आप ए बढ़ाओगे बी कम होगा। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बी इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। इसके बाद हाँ हार्दिक डाल दिया मैंने, फर्स्ट लेक्चर डाल दिया। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बी वर्सेस ए ग्राफ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ।
इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वायर पर तो वायर पर नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बायट-सेवर्ट्स लॉ अगर पॉइंट वायर पे लाई कर रहा है तो आप बायट-सेवर्ट्स लॉ यूज नहीं करेंगे, नॉट डिफाइंड होगी। अगर वायर पर कहीं पॉइंट दे दिया ओवर द वायर, मीन्स यहां से यहां तक वायर पर कहीं पॉइंट दे दिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड बायट-सेवर्ट्स लॉ से कैलकुलेट नहीं हो सकती। उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। बायट-सेवर्ट्स लॉ के लिए पॉइंट बाहर लाई कर। अच्छा भाई, इसके बाद खदीजा हम डिराइवीज को ऐसे करते हैं कि पॉइंट बाहर लाई करेगा। जब हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ डिराइव करा था तो डीएल जो लिया था वायर पे लिया था, पॉइंट वायर के बाहर था। पॉइंट ओवर द वायर होगा तो फिर वैलिड नहीं है बायट-सेवर्ट्स लॉ। उसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। अब देखिए भाई, इसके बाद तब आ रहा हूँ वजाहत, वो वाला केस अभी डिस्कस करते हैं। केस 2 देखिए, अभी आता हूँ वजाहत, उस केस पर भी आऊंगा। समझ, बस अभी इसको मैं कंप्लीट कर दूं, अभी अभी डिस्कस करता हूँ। केस 2, अगर वायर सेमी इनफाइनाइट, अगर आपको जो वायर दी हुई है वो वायर सेमी इनफाइनाइट, semi infinite means wire is semi infinite and point lies near one of them. अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है और पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर, सो ये कुछ ऐसा है। अभी आता हूं मैं आप लोगों के डाउट्स पर, अभी आता हूं। ये करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है ए बी, पॉइंट एक एंड के पास लाई कर। अभी आता हूं अमान, बस इसको देख लो फिर सारे डाउट्स ले लो। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर, ये एक एंड इंफिनिटी पर जा रहा है। तो देखिए, जो एंड इंफिनिटी पर जाएगा, ये वाला एंड इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी वाला एंड क्या एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री। तो यहाँ जो φ1 होगा, दैट φ1 विल बी 90 डिग्री। बट ये जो दूसरा एंड है, देखो φ2 एंगल किसमें था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन, और ये लाइन जो वायर के एंड को पॉइंट पी से ज्वाइन कर रही है।
जो लाइन वायर के एंड को पॉइंट पी से ज्वाइन कर रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही है, एंड और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी यही है। तो यहाँ जो phi2 होगा, दैट phi2 विल बी 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I by A sin phi1 which is sin 90 plus sin phi2 which is sin 0. So ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I by A sin 90। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब मुझे डाउट्स बताना शुरू कीजिए। वजाहत तुम्हारा जो तुमने पूछा हुआ है वायर की लाइन पर, वो अभी नेक्स्ट थर्ड केस हो जाएगा। समद आई एम डूइंग ऑल मॉड गिवन एनटीए। समझ देखो, हमेशा एनटीए जो मॉक टेस्ट पेपर लेता है उसका स्टैंडर्ड ओरिजिनल पेपर से बहुत ज्यादा रखता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सीबीएसई बोर्ड का जो लास्ट में जो मॉक टेस्ट पेपर निकालता है, मॉक टेस्ट पेपर बोर्ड के स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट डबल होता है। तो उससे अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो। अगर तुम्हें देखना है कि पेपर का एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो पिछले कुछ टाइम के तुम पेपर्स देख लो, वो स्टैंडर्ड है तुम्हारा जेई मेंस। लास्ट भी जो था उसका भी देख लो, भी पेपर आ गया मार्केट में। और हमेशा जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना समझ, तो पहले हम टारगेट करते हैं जितने से हम क्रैक कर जाए, फिर उसके बाद हम टारगेट करते हैं कि जितने से स्कोरिंग है। अगर आप उतना कर चुके हैं कि जितने से आप क्रैक कर सकते हैं, तो फिर बहुत टफ क्वेश्चंस के लिए जेई एडवांस के आप क्वेश्चंस उठा लीजिए, उसी से इंस्पायर्ड होते। लेकिन एनटीए के पेपर से आप परेशान मत होइए, वो तो हमेशा कोई परेशानी नहीं। समझ, एनटीए हमेशा ऐसे ही बनाता है, तो तरीका ही यही होता है कि स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा के, उससे मत टेंशन लो। हमारी ठीक ठाक तैयारी, बस तुम रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट्स मत भूलो, स्पीड पर काम करो। नगमा, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था और बायर्ट-सेविट्ज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? हाँ, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए था, बायर्ट-सेविट्ज लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है कि जो करंट एलिमेंट होना चाहिए दैट शुड बी डीएल, स्मॉल करंट एलिमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम बायर्ट-सेविट्ज लॉ यूज कर सकते हैं। पूरी अगर एक वायर है उसके लिए एक बार में नहीं आएगा। ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A sin phi1 plus sin phi2, ये एक स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड लेकर इंटीग्रेट। नगमा, आप जो पूछ रही है बायर्ट-सेविट्ज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? बायर्ट-सेविट्ज लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट जिसे हम डीएल लिखते हैं, इसके लिए। अमान सर, यही वाला केस क्यों की पॉइंट नियर के ले रहे हैं? अमान बिल्कुल ले सकते हैं, पॉइंट जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ हो सकता है। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा एंगल मुझे पता नहीं, फाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो दोनों वैल्यूज पता होती है, इसलिए इसका एज अ स्पेशल केस ले लेते हैं। आप यहाँ ले लो तो एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल आपको नहीं पता होगा, तो आप लिख दोगे साइन 90 प्लस साइन फाई। ठीक है मैम, यहाँ एंड वाले में दोनों चीजें पता होती है, इसीलिए इसको लेते हैं। एक एक करके आ रहा हूँ मैं सबके डाउट्स लाइन से। ये हो गया, अमान हो गया, समद हो गया, शान। सर 520 कैसे हुआ वो बता दीजिए। देखिए शान, 5-2 है क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है और ये वो लाइन है एक एंड को पॉइंट से कनेक्ट करेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन और एंड और पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज 5। अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर दें, अगर ये दोनों ही कोइंसाइड कर गई, तो 5-2 कितना हो जाएगा? 0। देखो ना, इन दोनों लाइन के बीच में निशान एंगल, अगर ये दोनों ही कोइंसाइड कर गई तो एंगल कितना होगा? 0। यहाँ पॉइंट एंड पर लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही, एंड को पॉइंट से कनेक्ट करने वाली भी यही, तो 5-2 इज 0। शान समझ में आया? खदीजा, वो बुक बोर्ड्स के लिए है, एनसीईआरटी प्लस वो बुक और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ बोर्ड्स के लिए काफी है खदीजा।
सनाउल सर फिर 5-1 कैसे आया एक बार बता दीजिए सनाउल। एक एंगल, एक एंड 90 डिग्री पर जा रहा है, जो एंड 90 डिग्री पर जाएगा वो तो 90, जो एंड इंफिनिटी पर जाएगा, खुद देखो ना ये वायर है, ये है कुछ एंगल फाइ। अब जैसे जैसे मैं वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ाते बढ़ाते ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। जब ये एंड इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, तो ये इंफिनिटी पर गया, इसीलिए मैंने 5-1-90 लिया। सनाउल सवाल समझ में आया? अगर मैं इसको यहाँ ना लेकर बीच में कहीं लूँ तो दोनों एंगल्स कुछ ना कुछ हो जाएंगे, एक 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल कुछ अननोन एंगल फाइ हो जाएगा, जिसे आपको कैलकुलेट करना। इसे रब कर दूं मैं, इसे रब कर दूं। अब देखिए, वजाहत पूछ रहा था कि अगर पॉइंट एक्सिस पर लाई कर जाए, नहीं मोटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं, अगर साइनोसोडल है तो जरूर रिलेट कर सकते, टाइम डिपेंडेंट के केस में मैं जरूर रिलेट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप करोगे बहुत जल्द, उसमें आपको दिख जाएगा रिलेशन। सो ये वायर इट्स कैरिंग सम करंट आए, अगर पॉइंट यहां लाई कर दे, देखो ऑन द वायर नहीं है, या पॉइंट यहां लाई कर, इस केस में आपके जो दोनों ही एंगल्स होंगे 0 डिग्री होंगे, या 180 कह दो, साइन 0 हो या साइन 180 हो, 0 होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो μ0/4 पाई I बाय ए साइन 0 प्लस साइन 0। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। सो मोटअप का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है, टाइम डिपेंडेंट में रिलेशन होता है। टाइम डिपेंडेंट है अगर, तो हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, वहां कनेक्ट करेंगे। मानो क्वांटम में नहीं काम करता ये, एटॉमिक लेवल से आप यूज कर सकते हैं बायोसेवर्ट्स में। ये सब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप जाओगे तो कहानियां थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वहां पे चीजें क्वांटाइज होने लगती है। भाई अगर इतना लिख लिया आप लोगों ने धावल सर, अगर एक्सिस पर हो तब भी तो 0, नहीं यार धावल ये वैलिड ही नहीं होगा। अगर यहाँ पॉइंट आ गया ना तो देखो परेशानी क्या आएगी, ये रहते ना μ0I/4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5, एक तो इसे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, दूसरी परेशानी ये कि ये a 0 हो जाएगा, a 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना धावल। इसीलिए बायट सेविट्स लॉ यूज ही नहीं करते अगर पॉइंट ऑन द वायर लाई कर, यूज ही तब करेंगे जब बाहर कहीं लाई कर। दीपक कोई डाउट है इसमें? हार्दिक, नीतीश, हाँ मोटप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं स्ट्रेट वायर के। सो पहला क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ, स्क्वायर दे दिया आपको, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। ये स्क्वायर कॉइल दी हुई है, स्क्वायर कॉइल का सेंटर है वो इस, अच्छा
लिखो शायद, शायद जब लिख लो तो बताना मुझे। शायद इतना हो जाए तो बताना यार। जुनैद है आज क्लास में, जुनैद चौधरी है? चलो जुनैद यार, तुम्हारे आजकल आंसर्स नहीं आते हैं। मैं एक वक्त तुम्हारी ज्यादा तारीफ कर दी थी मैंने, उसके बाद तुमने रेगुलर आना, आंसर्स देना सब छोड़ दिया। कुछ दिन तो मुझे खुश रहने दिया करो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। बात तो वही है, सर कैसे खुश हो जाए। तो ये आपको एक स्क्वायर कॉइल दी हुई है, सेंटर पर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ईच साइड इज एल, हर साइड इसकी एल है, हर साइड इसकी एल है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ। ठीक है, तुमसे तो यही उम्मीद है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखो, पूरे स्क्वायर के लिए ना एक पार्ट में नहीं ला सकते, स्क्वायर को आपको डिवाइड करना होगा। तो स्क्वायर को 4 स्ट्रेट वायर्स में डिवाइड कर दो। सो देखो, ये फर्स्ट वायर लेते हैं, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। सो देखो यहाँ, ये जो ए होगा, ये टोटल लेंथ एल है, एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं बस अभी। जो ए है, ये ए क्या होगा, टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा, तो ए आ जाएगा एल बाई। उसके बाद ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री बाई टोटल 90 होता है, डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये वाला जो एंगल आएगा, ये भी 45 डिग्री। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए बी सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आई बाय ए को आप लिख सकते हैं एल बाई 2 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इट्स साइन 0 प्लस साइन 0। सो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ए बी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई 2 पाई एल दिख गया मुझे, साइन 45 प्लस साइन, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, दूसरा साइन 45 भी 1 बाय रूट 2। सो ए बी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, इट्स 2 बाय रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ए बी सेक्शन की वजह से फील्ड आ गई म्यू नॉट आई
डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई। डायरेक्शन भी देख लो, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाना सीखो यार, इसको ना एक बार कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर राइट हैंड थंब रूल साथ में अप्लाई करेंगे। इसे ड्रॉ कर लो एक बार कॉपी में पूरा, सबके लिए, सब ड्रॉ करो इसे। कुछ डायरेक्शंस आ रहे हैं आप लोगों के ना। देखो राइट हैंड थंब रूल ऐसे अप्लाई करेंगे, ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में रख दिया, पॉइंट नीचे है, नीचे कर्ल कर दिया। हाँ ज्यादा लोगों का आंसर सही है, करंट की डायरेक्शन में रखा, नीचे कर्ल कर दिया। थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, म्यू नॉट आई बाय रूट 2 पाई एफ। इनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ के का, इनवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ के। करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल किया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, मींस जो डायरेक्शन होगा ए बी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, इट्स माइनस ऑफ के। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। जब आप बीसी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये जो सेपरेशन है ये भी L/2 के इक्वल होगा, ये एंगल भी 45 होगा, इस वाले एंगल को भी तुम 45 डिग्री कहोगे, ये सब तो सेम रहेगा। डायरेक्शन और देख लो, बीसी की वजह से डायरेक्शन जरा चेक करना, डायरेक्शन क्या होगा? करंट नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड्स रखना, जरा फिंगर पॉइंट की तरफ कर्ल करो, देखो जरा डायरेक्शन क्या आ रहा है। वेरी गुड, सबका नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड्स रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनफैक्ट ये काम सबके लिए होगा, सबके लिए मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, सबके लिए डायरेक्शन भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल माइनस जेड एक्सिस ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए बी बी सी सी डी डी ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन, सी डी सेक्शन और डी ए सेक्शन, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। सो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इन सारी फील्ड्स को ऐड कर कर मिल जाएगी। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी। चारों फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दो और ये चारों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स डी ए बी। सो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर, दैट्स बी, म्यू नॉट आई बाय रूट 2 पाई एल माइनस ऑफ के। देखिए डायरेक्शन बहुत क्रूशियल है, अगर जरा सा डायरेक्शन बिगड़ा तो सब खराब हो जाए। यस, कोई परेशानी नहीं इसमें किसी को, सबका क्लियर है? देखो ऑलमोस्ट 70 बच्चे इस वक्त क्लास में, रिस्पॉन्स 10-12 के आते हैं, और बड़ी अजीब सी बात है कि क्लास बहुत बड़ी बड़ी बैचेस होती हैं। लास्ट ईयर भी हमारी 12th की जो बैच थी था वो 50-50, समझ इतना ही था ना, 50-50 की स्ट्रेंथ थी तुम्हारी बैच की, उसमें से 7 से 8 बच्चे हैं जो 90 के ऊपर क्रॉस करके लेके गए, बाकी नहीं ले पाए। और वही 7-8 थे जिनके क्लास में रिस्पॉन्स आते थे, या जो 7-8 बहुत रेगुलर थे क्लास में। बहुत अजीब सी बात है कि जो बच्चा क्लास में बहुत रिस्पॉन्स दे रहा होता है, समझ तो मैंने रिवीजन के लिए कहा दिया था तो वो आया हुआ है, ये उनमें से था जो बहुत ढंग से रिस्पॉन्ड करता था। इत्तेफाक है कि जो बच्चे बहुत रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं फाइनल में जाकर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और ये सिर्फ इस साल का नहीं है, अब 6 साल हो गए ऑर्किड को, 6 साल का आप रिजल्ट उठा के देख लो और मुझसे पूछ लो कि ये बच्चे में से कौन कौन से थे, ये वही थे जो रिस्पॉन्ड करते थे क्लास में।
अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि दिमाग का एक हिस्सा होता है जो बहुत एक्टिव हो जाता है, कि जवाब देने से ना, respond करने से, कैलकुलेट करने से वो हिस्सा बहुत एक्टिव हो जाता है। और वो साल भर में इतना एक्टिव हो जाता है कि जब आप फाइनल में एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए पेपर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मेजोरिटी वो होती है जो क्लास में सोती है, उसका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद कुछ लोग जाग गए हों, 30-40 ऐसे होंगे इस क्लास में। आई एम श्योर कि अगर मैं खुलवा दूं अभी वीडियो, जो बेड पर लेटे हुए होंगे, सामने मोबाइल फोन होगा, कॉपी पता नहीं कहाँ होगी, कॉपी भी शायद ना हो आदमी के पास। फिर ये लोग जब एग्जाम में जाते हैं ना तो उनके दिमाग को सोने की आदत होती है। 3 घंटे में भी उनका दिमाग वही काम करता है जो उन्होंने पूरे साल किया था, वहाँ बैठ के दिमाग सोता है। ऐसे नहीं उन्होंने एग्जाम से पहले पढ़ा नहीं होता, उन्हें फॉर्मूले याद होते हैं, उन्हें डेरिवेशंस भी याद होती हैं, लेकिन उनको दिमाग जगाना नहीं आता, दिमाग सोता है। जिस चीज के लिए साल भर उसे ट्रेन किया ना दिमाग को, दिमाग वही काम करता है, 3 घंटे भी बैठकर सोता है। और एंड रिजल्ट ये होता है 50%, 60%। हमारे यहाँ ये अच्छा है कि एक मेजोरिटी होती है जो कि 80 के अराउंड खेलती है। 75 से 85 बहुत रिजल्ट है। ये उनका है जो पढ़ते थे लेकिन साल भर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दिमाग उनका सोता था। और ये जो बैच है, इस बैच में मुझे पता है फेल होने वाला तो कोई नहीं है। 70 के 70 ढंग के स्टूडेंट्स हैं सारे, फेल होने वाला तो कोई नहीं है इसमें से। लेकिन 90 के ऊपर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये मैं पिछले साल भी क्लास में ये कई बार कहा था, मैं कहता था ये अच्छा कर जाएगा, ये अच्छा कर जाएगा, वो कर गया। तो वो ऐसे ही क्लास परफॉर्मेंस से अंदाजा होता है। कभी कभी 5-10% का एरर मार्जिन है, कभी कभी होता है कि बच्चा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नहीं कर पाता, हो जाता है। लेकिन मेजोरिटी यही है, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है वो एंड में भी कर रहा होता है। सारा खेल दिमाग का है। तो एक साल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, आप एक साल ट्रेंड करते हैं अपने दिमाग को कि ओके काम कैसे करते हैं। नहीं, सिलेबस तो आप 2 महीने में रट के चले जाओ। यही वजह थी कि मैं फ्री नहीं कर रहा था स्टूडेंट तुम लोगों को। 11th के एग्जाम्स खत्म हुए, फौरन ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया कि कहीं दिमाग को सोने की आदत ना पड़ जाए। वहां खत्म हुआ तो सुबह बुलाना शुरू कर दिया कि क्रैश कोर्स में आते चले जाओ, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें बैठने की आदत पड़ जाए। सैफ हो गया, रब कर दूं। वजात खत्म हो गया, शमसर को जितना पोर्शन कराना था वो पोर्शन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक रोटेशन रह गया जो मुझे कराना। इनफैक्ट हमने तो थर्मोडायनामिक्स एसएचएम 2-2 बार करा दिया उस बैच में। एक बार मैंने करा दिया था शुरू में, फिर एक बार शम्स से भी करवा दिया। तो वो तो यही था, एक्सटेंड होता चला जा रहा था तो जितना हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करिए, और ये सबके लिए जितने सोते हैं भाई, रिस्पॉन्ड करो क्लास में, दिमाग सोता रहेगा। 90 स्कोर कर जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें भी बड़ी खुशी होगी। जैसे समझ है इसका, शायद मैथ्स में तो उसके 99 है, फिजिक्स वगैरह में 95, 95 के अबाउ। ज्यादा नंबर लाने पर कभी अफसोस नहीं होता। इस बार तो और अच्छा मौका है, 30% सिलेबस बोर्ड्स में और कम हो गया है। एंड आई एम श्योर वही पैटर्न इन सिप्स में भी होगा, जेई में भी होगा। लास्ट ईयर भी जो काटा था सीबीएसई से वो जेई में नहीं दिया था। और पढ़ो उतना जितना सिलेबस में, सिलेबस के बाहर मत पढ़ो तो फायदा नहीं है। जितना सिलेबस में वही याद रख के चले जाओ, बहुत है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता कोई। तो खैर इस क्वेश्चन करते हैं। आपको दो वायर्स गिवन है, सेमी इनफाइनाइट वायर्स है। दोनों वायर से करंट आया जा रहा है, मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
calculate magnetic field at point P due to semi-infinite wires. So, जो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करिए कैलकुलेट और मुझे बताइए। चार मिनट है, पहले से तुम सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। शुजात, जो सिलेबस कटा है ना, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा मैं बताता चला जाऊंगा। अगर मैं आपको अभी बता दूं टॉपिक्स के नाम तो आप ना जानते हैं ना आपको याद रह पाएगा इतना। तो उस टेंशन के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी टेंशन है, बताता चला जाऊंगा इस सिलेबस से कट गया है, ये हट गया है। आपका तो सिर्फ इतना काम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे याद रखिए और क्लास में रेगुलर आइए। बाकी टेंशन तो मेरी है। इसे सॉल्व करिए शुजात, ये आपका काम है। अच्छा, आप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए, चलिए मैं आपको ग्रुप पे ऐड करता हूँ, लेकिन इसको तो करिए, इसे सॉल्व करिए जरा। हार्दिक, आपका वाला ना ग्रुप थोड़ा सा अलग है, अनिश्वर से बोला हुआ है, वो आपको ऐड कर देंगे उसमें। ग्रुप अलग है सर। उसमें दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन वाला। समझ का आया आंसर सैफ। ठीक है सैफ, मैं आपको भी ऐड करूंगा, आप तो भी आए। सैफ अपना नंबर मैं करता हूँ आपको। आंसर्स बताइए मुझे इसके। देखिए अभी एक समद का आंसर आया है, एक राशिद का आंसर आया है। आंसर्स तो सबके आने चाहिए। इतना टफ तो नहीं है ये। चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, शायद कुछ आंसर्स आ जाएं।
चलिए कुछ काफी आंसर्स आ गए। अब देखिए जरा, बड़ा सिंपल सा काम है, दो वायर दी हुई है, दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर, दैट मीन्स एक एंड इंफिनिटी पर जा रहा है। कैलकुलेट करते हैं फिर चेक करते हैं किस किस का सही था। एक एंड इंफिनिटी पर जा रहा है। इस एंगल को मैं कह देता हूँ φ1। ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। इस एंगल को, ये वाला जो एंगल होगा, इसे φ2 कह देते हैं। ये φ2 हो गया। इसी तरह से ये देखो, ये इंफिनिटी पर एंड जा रहा है। इस एंड की वजह से जो एंगल होगा, इसे मैं कहता हूँ φ1 प्राइम कह देता हूँ। ये 90 डिग्री होगा। इसको मैं φ2 प्राइम कहता हूँ। तो सभी चेक करते हैं, φ2 प्राइम कुछ होगा जो मुझे नहीं पता। तो यहाँ एक बड़ा काम है φ2 प्राइम और φ2 कैलकुलेट करना। सो देखिए, दिस इज वायर 1। चलो गुड, काफी आंसर्स आ रहे हैं। दिस इज वायर 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी को तो कहोगे वायर और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ये एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके इक्वल है। आई बाय एक्स हो जाएगा। साइन φ1, सो दिस इज साइन φ1 तो 90 डिग्री है, प्लस साइन φ2 प्राइम। अब साइन φ2 प्राइम के लिए देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। ये वाली जो साइड है, ये y कोऑर्डिनेट की इक्वल है। ये जो साइड है, ये वाली साइड y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। और ये जो साइड है, ये है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहां पर जो साइन φ2 प्राइम होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज y, हाइपोटेनस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया y बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फाइन φ2 प्राइम हो गया। भाई शुजात, मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो वायर है ना, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये वैल्यूज यहां रख दीजिए। सो B1 आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इट्स I बाय एक्स 1 प्लस y बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब तुम्हारा इनवर्ड्स जा रहा है। इनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ के का। इसी तरह से B2 लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो देखो यहां जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। I बाय ए की जगह y आ जाएगा। एक एंगल 90 डिग्री प्लस साइन φ2 प्राइम। साइन φ2 प्राइम, चलो साइन φ2 प्राइम लिख देते, φ2 लिख देते। साइन φ2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, φ2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ रख दो। सो B2 हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय y। साइन 90 इज 1, साइन φ2 इज, मैं डाउट्स बस अभी लेता हूँ, मैं एक बार इसे सॉल्व कर लूँ फिर डाउट्स कराता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप डायरेक्शन लोगे, आपने करंट के लॉन्ग रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब बाहर आ रहा है, तो बाहर इस के का।
सो ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर की और ये मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वायर। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों ऐड कर दीजिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट वायर की फील्ड और सेकंड वायर की फील्ड को वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। तो देखिए अगर इसे और इसे मैं ऐड करता हूं तो इन दोनों में म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ जाएगा, एक आई कॉमन आ जाएगा, एक माइनस के कैप कॉमन आ जाएगा। तो जो बचेगा, एक बच जाएगा 1/x, 1 प्लस वाई बाय रूट ओवर, हालांकि और सिंप्लीफाई हो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y, 1 प्लस x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मिलता नहीं है। हाँ, अब डाउट्स हैं साहिल। साइन फाइव वन नॉट प्लस साइन फाइव टू नॉट 90 डिग्री होगा, फाइव वन प्लस फाइव टू। क्यों भाई साहिल, क्यों 90 होगा? स्क्वायर थोड़ी ना बन रहा है, एक्स और वाई तो अलग अलग है। हाँ तो माइनस के कैप कॉमन ले लिया ना, तो प्लस ही तो बचेगा बीच में। अरे इसमें भी माइनस के कैप था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है रघु, ठीक है। साहिल 90 डिग्री नहीं होगा यार। तौहीद कह रहा है एंगल 45। तौहीद एंगल 45 तब होगा जब एक्स और वाई इक्वल हो जाए। 45 क्यों हो जाएगा? ये वाई है, ये एक्स है, मुझे पता ही नहीं है एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। अगर मैं आपसे कहता तौहीद कि एक्स और वाई सेम है, तब आप कहते कि 10 5 1 होगा, एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अभी तो मुझे पता ही नहीं। इसकी बिल्कुल मत टेंशन लो कि आंसर गलत आया, कोई परेशानी नहीं। अब ये दोबारा जब आएगा तब आप गलती नहीं करेंगे। तो गलती अभी हुई है वो दोबारा नहीं होगी एग्जाम में। और जिसने कोशिश ही नहीं करी वो फिर ये गलती दोबारा एग्जाम में दोहराए। अरे मेरे करने से मेरा भला होता है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा भला तब होगा जब तुम गलती करोगे, फिर ढूंढोगे अच्छा कहाँ गलती होगी। 90 एंगल है और बाइक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। एक तो ये तौहीद की ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये बाइसेक्ट करता तो y और x इक्वल होते। देखो ना, ये 5 2 है, ये 90 है। ये जो एंगल होगा ये वाला, इन दोनों का सम 90 होगा, लेकिन बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा है इसमें। तो बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि ये और ये साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है। एक्स और वाई इक्वल नहीं है ना, बाइसेक्ट नहीं कर रहा। यार इतना लिख लिया तो बताओ मुझे, सर अब करते हैं, फिर कुछ और देखते हैं। और किसी का डाउट है तो वो भी बताओ। और रिस्पॉन्ड करते रहा करो। वजह डायरेक्शन यही है, माइनस के का, मतलब जो ज्यादा होगा उसके अलोंग हो जाएगी। प्लस के और माइनस के क्या होंगे? अब एग्जैक्टली पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगी या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगी, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, कि कौन सा ज्यादा एक्स या वाई ज्यादा है। अच्छा एक बार और देखो जनाब,
B2 जब लेंगे इस वायर की वजह से, तो वायर के एक्सट्रीम एंड्स ढूंढो। ये वायर के एक्सट्रीम एंड्स हैं, यहां मैं फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। एक ये एंगल हो जाएगा, दूसरा एंगल ये हो जाएगा। एक एंगल को 90 डिग्री कह दिया, दूसरा एंगल को मैंने फाई 2 कह दिया। जो ये एंड इन्फिनिटी पर जा रहा है ना, तो ये तो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ये फाइनाइट है, कुछ फाई 2 करेगा। ये वायर, ये पॉइंट, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, तो ए वाई के इक्वल आ गया। फाई 2 निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रब कर दूं इसको? जुहेब सर, एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं दोनों सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में रिजल्ट एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं 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 जुहेब, इसकी डेरिवेशन में जो एंगल का इन्वॉल्वमेंट तब नहीं था जब पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर रहा है। पॉइंट यहाँ की जगह अगर पॉइंट यहाँ होता ना, तो मैं लिख सकता था कि एक एंगल 0 एक 90 है। और देखो डेरिवेशन में लिखा था सेमी इनफाइनाइट एंड पॉइंट लाइज नियर वन ऑफ द एंड। यहाँ होता पॉइंट तो एक 0 होता, एक 90 होता, लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ दिया हुआ। ये परेशानी है सुहेब। अच्छा भाई, इसके बाद तो आप फाइनाइट सॉल्व करना सीख गए। देखो एज अ टीचर मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ किस तरह का कैसे आता है। आयशा एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी सिर्फ इनफाइनाइट वायर के ऊपर क्वेश्चन देता है, लेकिन और टेक्स्ट बुक्स में आपको ही मिलता है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है। चलो आयशा ने अच्छा वो पूछ लिया भाई, इस फॉर्मूले को लिखने के ना बहुत तरीके हैं। कुछ लोग एंगल चेंज कर कर इसे कॉस में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कॉस में लिखा हुआ है तो हमने करा नहीं है। देखो देखो देखो, इसे देख लो। तो शुक्र है आयशा तुमने पूछ लिया, वरना ये है। इसे मैंने फाइव वन लिया, इसे मैंने फाइव टू लिया, इसे मैंने थीटा वन लिया, इसे मैंने थीटा टू लिया। ठीक है, फाइव वन सो ये जो फॉर्मूला है ना, ये थीटा वन की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। आप फाइव वन को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा वन। आप फाइव टू को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा टू। तो सेम फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, मी नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए cos theta 1 प्लस cos theta 2। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मी नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए cos theta 1 प्लस cos theta 2। यहां से भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देख लेना, एंगल अगर cos दे रहा है दैट मींस इस वाले एंगल्स की फॉर्म में दिया है, साइन दे रहा है तो ये वाले एंगल्स। यार इसे भी लिख ही लो। अभी और फॉर्म से अगर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर दूसरी फॉर्म्स भी देखेंगे। जब इतना लिख लेना तो बता दो मुझे, सर अब करते हैं और आगे चलेंगे। चलिए इसे रब करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर, कि आपको दो लॉन्ग वायर्स, दो या तीन लॉन्ग वायर्स दी। दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा नहीं हुआ था, देखो लिखो अम्मा, जब हो जाए तो बताना मुझे।
हाँ जुनैद, पोजीशंस भी अलग है ना, फाई की जगह थीटा है, लेकिन देखो पोजीशंस भी अलग है। तो जहां थीटा है वो कॉर्नर वाला अगर एंगल दिया हुआ है तो याद रखना हमेशा तुम्हें कॉस यूज करना है। अनिका एसआई यूनिट टेस्ला होती है, एसआई यूनिट इज टेस्ला। सो दो वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स, अगर वो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं भी लिख रहा है, सिर्फ लॉन्ग लिख देता है, दैट मीन्स लॉन्ग वायर्स है। यहाँ पॉइंट है, दोनों वायर्स से कुछ सेपरेशन दिया हुआ है, मान लो इससे भी डी है और यहाँ भी डी है। ये तो इजी है, इसे तो मैं करूंगा, इसके बाद वाला तुम करो। कहता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो एट पी। मैग्नेटिक फील्ड लगा लो पी पॉइंट की। देखो आसान काम है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एक्सप्रेशन क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, P1। So, जब आप डायरेक्शन लोगे तो देखो फर्स्ट वायर करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, ऊपर है ना करंट, और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। सो फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स हो जाएगी, तो इनवर्ड्स होने का मतलब है माइनस ऑफ के का। दूसरी वायर B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डायरेक्शन देखो, करंट अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, अपवर्ड्स रखा और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, दैट्स के कैप। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पी पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, so P per net magnetic field is vector sum of B1 and B2. So it's mu naught I by 2 pi d minus of k cap plus mu naught I by 2 pi d into k cap. So ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। So यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इतना लिखिए। चलिए इसको रब कर दूं, किसी ने नहीं लिखा है तो बताओ मुझे। शोएब, नगमा, चलो हार्दिक जब लिख लो तो बताना मुझे, से रब कर। हाँ तहरीम, अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों वायर से सेपरेशंस अलग अलग हो जाएंगे। दीपांशी का डाउट, जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वही केस में फॉर टू इनफाइनाइट। दीपांशी मैग्नेटिक फील्ड तो एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए ना, अब कितने भी हो सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ये तो एक के लिए, अब जितने भी होंगे आप उन्हें ऐड करती चली जाएंगे। अच्छा वो जो आपको याद आ रहा है ना दीपांशी, फॉर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, बेसिकली फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग वायर्स।
तो वो तो आगे करेंगे जब हम मैग्नेटिक फोर्स करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो आप एक के लिए ले सकते हो, फोर्स तब आएगा जब दो। दीपांशी का डाउट हो गया, अमान का डाउट है मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होने का मतलब है या होता है नहीं। अमान मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मैग्नेट्यूड पॉजिटिव। ये तो सिर्फ डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अरबाब ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हाँ, लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग। पूरी एनसीईआरटी में ना उसने कहीं इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं लिखा, लॉन्ग लिखता है दैट मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, वो अलग से ना इनफाइनाइट नहीं लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसी पे। सन ऑफ आयशा, अगर एक वायर में करंट ऑपोजिट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। यस बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी कि दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगी, बिल्कुल डबल हो जाएगी। अट्रैक्शन और रिपल्जन होता है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्जन होता है सिलेबस में, आगे पढ़ेंगे उसी को। So you have two long wires carrying same current I, एक में करंट इनवर्ड्स जा रहा है, दूसरे में करंट आउटवर्ड्स जा रहा है। ये है पॉइंट P, ये भी A, ये भी A और ये भी। This angle is 60। ये एंगल 60। तो आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड at point P due to two long wires। चलो भाई P पॉइंट पर निकाल के दिखाओ मुझे कितना है। इससे पहले वाला मैंने कर दिया, तुम करो। सो एक में करंट बाहर आ रहा है, इस वाले में ना एक में करंट आउटवर्ड्स है, दूसरे में करंट इनवर्ड्स है। कर दो और बता दो मुझे क्या रहा है आंसर।
हो गया भाई, देखिए सुनिए। सो स्ट्रेट वायर है, ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ वायर वन, वायर। मैग्नीट्यूड तो इश्यू होता ही नहीं है इसमें मेरी को। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, और यही वैल्यू B2 की भी होगी। B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट सेम है। सिर्फ सारा खेल रह जाता है डायरेक्शन का, कि ये एक्ट कहाँ कर। सो देखो, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है ये एक्ट किस डायरेक्शन में कर। ठीक है समझ। अब डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए एक तो राइट हैंड थंब रूल काम आएगा, पर एक फैक्ट और याद रखना। देखो थिंकिंग वाला काम होता है, लेकिन इसे याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही परपेंडिकुलर हो। राइट हैंड थंब रूल तो काम आएगा, लेकिन इस चीज को भी याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। मैंने तुम्हें बार्ट-सावर्ट्स लॉ में सिखाया था। तो अगर करंट बाहर जा रहा है, करंट बाहर है ना, तो ऐसे रख लो, राइट हैंड में फिंगर को बाहर रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, तो थंब तुम्हारा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। दोबारा देखो, बाहर जा रहा है ना करंट, बाहर रखो ऐसे, बिल्कुल बाहर, कॉपी से बाहर जा रहा हो, और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, तुम्हें दिखेगा कि थंब तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है। तो ये तो अंदाजा दे देता है कि कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जैक्टली एंगल के लिए ये काम आएगा कि बी ए के परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन यहाँ होगा। सो दिस इज B1, दिस एंगल इज 90। ऐसे ही इनवर्स वाला देखो, ऐसे ही इनवर्स वाला देखो। देखो भाई, मैं सिखा रहा हूँ बार बार, राइट ये नहीं आया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनवर्ट्स रखो, इनवर्ट्स ऐसे रखो, बिल्कुल तुम्हारा जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन है या कॉपी है उसकी इनवर्ट्स रखो, ऐसे रखो, और इधर कर्ल कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स ये जो तुम्हारा B2 है ना, ये एंगल भी 90 है। ये एंगल ढूंढ लो भाई, 90 90 60 टोटल 180 360 होता है, 180 और 60 120। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो। B is B1 plus B2, ऐसे ऐड कर दो, B is रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर टू B1 B2 cos 120। B1 और B2 का डाउट्स में भी सॉल्व कर दूं, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम, तो सबकी जगह B1 रख दो। B1 स्क्वायर B1 स्क्वायर 2B1 B1 cos 120 is minus half, so ये आ गया रूट ओवर B1 स्क्वायर, B1 के इक्वल आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B1 के इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। डायरेक्शन चाहो तो आगे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके डायरेक्शन निकाल दो। हाँ, तबस्सुम U नॉट बाय रूट पाई। अच्छा, मोटअप को नहीं समझ में आया, मोटअप डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा ना। बाहर रखो, राइट हैंड लो, बाहर रख दो, ऐसे करके बाहर रख दो और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, दिख जाएगा तुम्हें थंब कहाँ जा रहा है। ये सेटिंग इस डायरेक्शन में जाता हुआ देखेगा तुम्हें।
ऐसी इनवर्ड्स जा रहा है, ऐसे कर्ल करो तो मैं यहाँ जाता हुआ दिखेगा, राइट। ठीक है, 90 90 पर पॉइंट पी तो वायर पर, अरे वायर पे नहीं है, वायर तो यहाँ आउटवर्ड जा रही है, इस एंड पर है वायर, ऐसे बाहर आ रही है, ये नहीं है पूरी वायर, और यहाँ वायर अंदर जा रही है, ये नहीं है पूरी वायर। बी की डायरेक्शन के लिए देखो, दोनों अगर इक्वल है ना तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगी बी, ताकि दोनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री हो। चलो चलो जल्दी लिखो, आज यही छोड़ते हैं, केमिस्ट्री का टाइम हो गया। चलो भी आज यही छोड़ते हैं, मैं ग्रुप पर बता दूंगा। हाँ, मैं ग्रुप पर बता दूंगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, देख बाय, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, सो इधर कर